देखो, दर्पण हमने कितने प्रकार के बताए थे? दर्पण हमने दो प्रकार के बताए थे ना। जो मिरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। समतल से नाम कर्वर भी है कि समतल है तो कैसा होगा? बिल्कुल सीधा होगा। और एक है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण भी कितने प्रकार का होता है अगर देखो तो? ये दो प्रकार का होता है ना। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ये होता है। तो हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख लिया था ना, जिसमें कुछ ऐसे बन रहा था। देखते हैं। हालांकि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे ना, तो आगे बता दें इसके बाद गोली दर्पण के बारे में बता देते हैं। गोली दर्पण, ओके, बताओ गोली दर्पण क्या होता है? कोई बताना चाहोगे कुछ? गोली दर्पण देखो कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास अगर मान लो एक ऐसे कोई गोला है, ऐसे खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला। ओके, एक दूसरा गोला। अब देखो ये गोले की अलग अलग कंडीशन हो सकती है ना। हो सकता है कि भाई अब हम गोले को खरीद करके लाएंगे, हो सकता है गोला अंदर से क्या हो? अंदर से कलई हो। ये भी हो सकता है कि गोला कहाँ अंदर से कलई हो। इसे पारा तथा लाल ऑक्साइड से भी कलई करते हैं। तो और हो सकता है बाहर से भी कलई हो। और दूसरा तीसरा कोई कंडीशन नहीं हो सकता ना। तीसरा कंडीशन नहीं हो सकता कि इस पर कोई कलई नहीं लगी हो। बोले यही तो हो सकता है ना। तो टोटल 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ऊपर कलई हो, या फिर अंदर कलई हो, या फिर कलई हो ही ना। तो अगर इसमें अंदर की तरफ कलई है और हमने इतना पार्ट काट करके अलग कर लिया, इतना पार्ट काट के अलग कर लिया, तो ये पार्ट देखो कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा ना। यही पार्ट हमने काट करके इधर कर लिया ये। तो और इसमें कलई किधर? अंदर की तरफ है ना। इसमें कलई अंदर की तरफ है। और इसमें भी सेम हमने इतना पार्ट काट करके अलग कर लिया। जब इतना पार्ट अलग कर लेंगे, और इसमें कलई किधर है? बाहर की तरफ है। तो एक तरह से हमें 2 तरह के दर्पण मिल गए ना। तो इन दोनों तरह के दर्पण को हम गोली दर्पण कहेंगे, क्योंकि ये गोले से काट करके निकाले गए होते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ओके, अगर कोई पूछे गोली दर्पण क्या है, तो गोली दर्पण वह दर्पण है जो गोले से प्राप्त किया जाता है, जो कांच के खोखले गोले से प्राप्त किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गोली दर्पण बोलते हैं। ओके, अब इसमें देखो 2 तरह, एक इसमें क्या हो रहा है? दबे हुए तल पर क्या कलई है, और इसके उभरे हुए तल पर कलई है। जो ये कलई होती है, ये कलई 2 तरीके से की जाती है। मतलब इसमें तो कई चीजें मिला करके हम कलई करते हैं, हालांकि जैसे वो डिपेंड करता है मार्केटिंग पे। तो मेनली इस पे लाल ऑक्साइड से कलई करते हैं, सामान्यतः लाल ऑक्साइड से कलई करते हैं, या फिर पारा प्लस इसमें पारा भी मिला देते हैं, प्लस पारा भी मिला देते हैं, या फिर चांदी से भी करते हैं कलई। तो ये कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर कोई महंगा मिरर है तो समझ जाओ कि उस पर चांदी की कलई की रहेगी। अगर चांदी की कलई की रहेगी तो वो हमें बहुत अच्छे से उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा, ऐसा होता है। ओके, तो अब इसमें देखो एक इसमें दबे हुए तल पर कलई है, इसमें उभरे हुए तल पर कलई है। इसी वजह से दोनों दर्पणों का अलग अलग नाम हो जाता है। तो इसमें से एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण और एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है। सोचो यहां से उत्तल दर्पण क्या है। देखो, उत्तल दर्पण किसी गोली दर्पण के कटा हुआ वह भाग होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके दबे हुए तल पर कलई तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके दबे हुए तल पर कलई तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, तो हम उसी को उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या कह सकते हैं? किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, किसी खोखले कांच के गोले का, ये भी कह सकते हैं,
कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ नहीं, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो। भाई परावर्तक तल उभरा हुआ तल होगा ना, परावर्तक तल हो, कमा उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ पा रहे हो ना ये चीजें। किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके नहीं, ये एक नहीं रहेगा इसमें, नहीं। किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई होती है। देखो जो दबा हुआ तल है वो कैसा, उस पर कलई की गई है, और उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ओके, अब उत्तल दर्पण देखो ऐसा बनेगा। ये आप दर्पण को चाहे जैसे बना दीजिए, बस हाँ दबा हुआ तल कैसा होना चाहिए, दबे हुए तल पर कलई होनी चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अगर हम बनाते हैं कुछ ऐसे करके, तो ये भी कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण ना। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये भी है ना। ओके, ये सब उत्तल दर्पण ही होते हैं। ओके, और एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अभी देखो इसके और नाम होंगे ना, सब नाम बताया जाएगा आगे। अब देखो अवतल दर्पण क्या होगा, इसी परिभाषा बनाओ। अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई तथा दबे हुए तल से दबा हुआ तल परावर्तक तल हो, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। बिल्कुल आसान है इसकी परिभाषा, यानी किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे हुए नहीं, जिसके उभरे हुए तल पर क्या होता है, उभरे हुए तल, हाँ उभरे हुए पृष्ठ पर या तल पर, पृष्ठ पर कलई तथा दबे हुए तल से दबा हुआ तल परावर्तक तल हो। तल हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ओके, देखो इसका चित्र कैसा होगा, इसका चाहे से बनाएंगे, बस दबा हुआ तल परावर्तक होना चाहिए। ओके, ओह ये तो उत्तल है ना, स्टेक, ये कुछ ऐसे होगा। ये कैसे बना देते हैं, ठीक है ना। ये तीनों क्या है, अवतल दर्पण है। अच्छा, अगर एक थोड़ा गोली दर्पण पूछे तो गोली दर्पण क्या बताओगे, कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तो देख ही लिया, बाकी गोली दर्पण किसे कहते हैं वो भी हमें लिख देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर कोई पूछे तो कैसे बताओगे। गोली दर्पण सोचो क्या है, इन दोनों को मिला के गोली दर्पण बोलेंगे ना, तो सोचो, तो थोड़ी परिभाषा सोचो अपने मन से। गोली दर्पण इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या है, बस ऐसा दर्पण है जो थोड़ा सा गोल है ना, जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है,
तो गोली दर्पण किसी सेम ऐसे बना दो, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरे पृष्ठ से क्या हो, परावर्तन हो। अब वो एक पृष्ठ चाहे जो हो सकता है या तो वो दबा हुआ तल हो सकता है या फिर वो उभरा हुआ तल हो सकता है, दोनों में से कोई हो जाए। इसमें मेन वर्ड है, जैसे देखो जब एग्जाम में लिखा रहता है ना तो हाईलाइट किसको किसको किया रहता है, ये ऐसे इसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है। और उभरा पृष्ठ कहाँ, ये है उभरे पृष्ठ पर परावर्तक तल और दबा हुआ तल कैसा होता है, उस पर कलई की जाती है। ये ऐसे कुछ अंडरलाइन करते हैं ताकि जब चेक करने जैसे चेक करता है एग्जामिनर तो उसका पूरा ध्यान पहले इन्हीं मेन वर्ड पर पड़े कि दबा हुआ तल कलई है, उभरा हुआ तल पर क्या है, परावर्तक तल है। तो अगर हम गोली दर्पण लिखें तो हम कह सकते हैं किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरे पृष्ठ दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल हो। ये ना जी देखो गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग है जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। अगर हमें स्पेशल डिफाइन करने लग जाएंगे कि हाँ वो दबे हुए तल पर कलई है और उभरे हुए तल पर उभरा हुआ तल परावर्तक तल है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, वो उत्तल दर्पण होगा। और अगर हमें डिफाइन करने लग जाए कि किसी दर्पण का ऐसा भाग कोई दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई है और उसका दबा हुआ तल परावर्तक तल है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बनाए, उदाहरण के तौर पे, तो हम दोनों बना सकते हैं ना, चाहे हम उत्तल दर्पण बनाए चाहे वो अवतल दर्पण बनाए। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, नोट पहले मेरी ख्याल था ना, पहले ये नोट करना, ठीक है, हाँ यहाँ से बात पहले ये नोट करना तब ये नोट करना। और ये ऐसे हमने काट दिया दोनों से, ठीक है ना, ऐसे काट करके मैंने अलग कर दिया। ये क्या है, गोली दर्पण खोखला गोला यह कांच का खोखला गोला। ये दोनों कांच के खोखले गोले हैं। देखो समझते हैं, गोली दर्पण तो हमारे पास है, गोली दर्पण, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम समझते हो, हाँ पोस्टमार्टम का तो दूसरा कुछ आएगा, पोस्टमार्टम इसे बोलते, लिखा है आएगा कि नहीं। पोस्टमार्टम मतलब है कि चीड़ फाड़ करके देखना उसमें क्या चीजें हैं। तो हम देखते हैं एक उत्तल दर्पण को और एक अवतल दर्पण को। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, वैज्ञानिक रूप से, ओहो 3D एनिमेशन, ओके, पहले दर्पण ऐसे लिखते हैं, ओके। अच्छा ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये वाला। और ये कौन सा दर्पण है, कहाँ, अभी तक बनाया नहीं है, कोई दर्पण नहीं, अब दर्पण बनाना ये। अच्छा ये मुझे बताओ, ये अनुभव किया हो कि नहीं कि अगर मान लो कि तुम शीशा, तो अपने घर में जो मिरर होता है जिसमें चेहरा देखते हो, कभी कभी ऐसा शीशा मिल जाता है कि ऐसा शीशा मिल जाता है जिसमें थोड़ा सा मुंह चौड़ा दिखाई देता है, किसी में पतला दिखाई देता है, किसी में लंबा दिखाई देता है, ऐसा महसूस क्यों, तो वैसा रियलिटी में होता है। अभी बता रहे वैसा क्यों होता है। देखो पहली बात तो सुनो, दर्पण ये इसमें देखते हैं,
लेकिन पहले ना मुझे मेरे ख्याल से मुझे एक की बात कर लेनी चाहिए, फिर दोनों की बात करनी चाहिए। देखो रुको, एक की पहले बात करते हैं तब दोनों की बात करेंगे। इसमें एक साथ ये सबसे बड़ा सा बनाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखो जो हम अवतल दर्पण के लिए बताएंगे ना वही उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। जो हम अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे वही किसके लिए होगा? उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक होता है द्वारक। क्या होता है? द्वारक, दर्पण का द्वारक। अच्छा नाम से थोड़ा कन्फर्म है, सोचो जरा, द्वारक मतलब क्या? द्वारक मतलब द्वार, रास्ता। तो इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में अपार्चर ऑफ द मिरर, अपार्चर बोलते हैं, अपार्चर ऑफ द मिरर, मिरर का अपार्चर। अपार्चर मतलब समझ रहे हो ना, द्वारक। तो देखो दर्पण के जितने भाग से, ये दर्पण का जितना बड़ा भाग है ना, इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे भाग को हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। इसको हम सामान्यतः यम1 और यम2 नाम से देंगे। जैसे मान लो कि इतना बड़ा दर्पण है और हमने इतना पार्ट ढक दिया, ऐसे समझो हमने इतना पार्ट क्या कर दिया, ऐसे ढक दिया। जब इतना पार्ट हम ढक देंगे और इतना पार्ट हमने ढक दिया, तो बताओ दर्पण का द्वारक छोटा हो गया कि नहीं हो गया? छोटा हो गया ना। तो जब हम इतना पार्ट, मान लो कपड़े या कागज से हमने ढक दिया, तो क्या इतने भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा? नहीं होगा। इतने भाग से जब प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा तो दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा। इसको मान लो P1 और P2, तब हम कहेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या है? इस बार दर्पण का द्वारक P1 P2 है, M1 M2 नहीं है। क्यों? क्योंकि M1 M2 में कुछ भाग देखो ढक दिया गया है, इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो समझ रहे हो ना ये चीजें? तो हम इसको काट करके सिंपली ऐसे लिख रहे हैं M1 और M2, ये M1 और M2 लिख रहा, ये दर्पण का द्वारक। ओके तो कोई पूछे कि दर्पण के द्वारा क्या होता है, तो बता सकते हो ना कि दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है उस पूरे भाग को ही दर्पण का हम क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं कि दर्पण की लंबाई को ही दर्पण का हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो ये कहना सबसे अच्छा होगा कि दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, दर्पण के उतने भाग को ही हम प्रकाश करें, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। समझ गए? और इसमें एक होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, ध्रुव इसमें होता है, जिसे हम पोल बोलते हैं, POLE, पोल। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण की मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ओके, अब इसमें एक आता है फोकस बिंदु। सिर्फ फोकस आता है, सिर्फ फोकस, मान लो ऐसा FOCUS, फोकस। फोकस क्या होता है? अच्छा एक मिनट, पहले ये समझ गया ना दर्पण का द्वारक और ध्रुव समझ गया ना कि दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और ध्रुव किसे बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का हम ध्रुव बोलते हैं। लेकिन मुझे लिखना चाहिए परिभाषा सहित ना। एक मिनट, एक साथ लिखते हैं जी, आज कई बार गलत हो जा रहा है। इसको एडिट कर दीजिएगा सर, जो पहले बनाया था ना वही सही था। देखो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। जैसा सारा वैसा मेरे मन का बन ही नहीं रहा आज। गोला बना जी, तिरछा बना मतलब सही बना। मान लो एक कोई गोला है, ये देखो इसको हम बोल रहे हैं M1 और इसको हम बोल रहे हैं M2। मान लो एक गोला था, हमने इतना भाग काट के अलग कर दिया, ये
ये कौन सा दर्पण होगा आप बताओ? अवतल दर्पण होगा। और इधर अंगिर, बतियाओगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। बताने से बात करने से ना, चाहे जो भी टीचर्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन भंग होता है, समझ रहे हो? टीचर जानते हो चिड़िया की तरह काम करता है, चिड़िया की तरह। चिड़िया जानते हो? देखे हो चिड़िया? चिड़िया क्या करती है, दाना जाती चुंग करके ले आती है ना। उसी तरह से जितने भी टीचर्स होते हैं वो जब बच्चे एकदम सीरियसली होते हैं, बहुत सीरियसली होते हैं, टीचर्स जाता है विचारों की गहराइयों में डूब करके, वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा करके तब लेकर आता है। तो उसके लिए बहुत शांति की ज़रूरत होती है, एकदम शांत रहेंगे तब वो चीज़ होती है। जो कथावाचक होते हैं देखो कितना धीरे धीरे कहते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत सोच सोच करके चीज़ें निकाल देते हैं, उनके अंदर से निकलती रहती हैं ऑटोमेटिक। देखो अगर कोई दर्पण है, ये अच्छा, ये कौन सा दर्पण है हमें पता चल गया ना, कौन सा दर्पण है बताओ? अवतल दर्पण, इसको तो हम देख करके बता देंगे, अवतल दर्पण है। और इसे कौन सा दर्पण हम बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। दोनों तो वही है ना जी, कोई बोला ही नहीं, अब बोले हो। देखो इसी कहते हैं कंसंट्रेशन भंग होना, और तुम लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हो कि गलत बन रहा है। क्या ही बताया था, एक ही दर्पण दोनों के क्यों बनाएंगे? सर टाइम खराब हो रहा है आज का। इधर से ही बनाते हैं हम, क्या ही किया था। अब सही बनना है ना दर्पण। देखो इस दर्पण का जो केंद्र होता है ना, जो एक तरह से बताओ, इस वृत्त, एक तरह से मान लो ये वृत्त है, तो वृत्त का एक केंद्र होता है कि नहीं होता? अगर कोई गोला भी है तो गोले का भी तो कोई एक केंद्र होगा ना। इसके केंद्र को ही हम दर्पण का क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं ना, इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण का द्वारक हमने बताया है कि यम1 और यम2 जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। मतलब दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है उतने भाग को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो कौन सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण, दोनों के लिए सेम काम कर रहा है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। और इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट है वो द्वारक, क्या हुआ? अपर्चर। दूसरा है ध्रुव, जिसे हम पोल बोलते हैं। तो ध्रुव समझ गए ना जी? ध्रुव क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। ओके, अब देखो, अब जो भी प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएंगी हम देखते हैं कि वो कैसे आ रही हैं। एक प्रकाश किरण है, ऐसे हम सीधे यहाँ डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्रकाश के परावर्तन का नियम लगाएंगे ना भाई। जब दर्पण है तो परावर्तन का नियम काम करेगा ही। तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये ऐसे ये तल बिल्कुल ऐसा बनेगा ना, और इस तल पर क्या होना चाहिए? लंबवत ऐसे बनेगा, अभिलंब। तो ये कौन सा कोण हो गया? आई। तो ये कोण आर के बराबर क्या होंगे? नीचे झुक जाएंगे ना। तो ये जितना कोण आई है उतना ही कोण आर बनाते हुए ये ऐसे नीचे निकल जाएंगे, ऐसे। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ये ऐसे निकल गई। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो कैसे होगा? ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक समतल बनाएंगे ना, ऐसे समतल बोले तो सतह बनाएंगे ना। और यहाँ पर क्या होगा? ये लंब अभिलंब होगा, ये अभिलंब है। तो अगर हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? देखो ये कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। और ये कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण।
तो बिल्कुल ऐसे क्या होगी, निकल जाएगी। हाँ, अब हम क्या करें, परावर्तन के नियम है तो हम परावर्तन के नियम को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे यहाँ परावर्तक तल देखो किधर है ना, परावर्तक तल तो परावर्तन के नियम ही कह रहा है कि ये तो ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर ही जाएगा ना, आपके कहने से नीचे नहीं आ सकता वो। जिसको जैसा रास्ता, अब मान लो कि जैसे अब कोई मान लो कोई जानवर है वो ऐसे सीधे जा रहा है, अगर बगल बगल में दीवार है तो सीधे, जब दीवार है तो बगल से ही तो जाएगा ना। मतलब यहाँ देखो ये लॉजिक है कि जो भी प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो जब अच्छा, आपतन कोण और परावर्तन कोण किधर बनते हैं, अभिलंब के लेफ्ट राइट बनते हैं ना, अभिलंब के बाएं और अभिलंब के दाएं साइड में बनते हैं। तो यहाँ अभिलंब के बाएं साइड में और अभिलंब के दाहिने साइड में। तो अब हम ऐसे थोड़ी यहाँ थोड़ी बना सकते हैं, वो डिपेंड, देखो परावर्तन का नियम, ये प्रकाश की किरण कहाँ पर परावर्तित होगी वो डिपेंड करता है अभिलंब पर, कि अभिलंब किधर बन रहा है। देखो यहाँ अभिलंब यहाँ बन रहा था तो ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ, तो उसी तरह से यहाँ भी ये आपतन कोण है और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। समझ पा रहे हो जी? ओके। अब देखो दूसरी कोई प्रकाश की किरण अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो दूसरी कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ये। अब सेम वही चीज यहाँ पर भी परावर्तन का नियम लगाओ। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक सतह बनाएंगे ना, तो एक सतह बिल्कुल ऐसे बनेगा और ये क्या होगा, अभिलंब एकदम बिल्कुल लंबवत होगा। ओके, हमारा देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है ना, लेकिन अगर तुम कॉपी में अच्छे से नाप के बनाओगे कि हाँ अभिलंब ऐसे बन रहा है तो बिल्कुल सीधा ही बनेगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। और ये फिर ऐसे अभिलंब ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा ना, तो अभिलंब के एक साइड में आपतन कोण बना तो अभिलंब की दूसरी साइड में क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। तो ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे इधर निकल जाएगी। अब यहाँ से कोई देख लो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ओके, अब यहाँ भी क्या बनाएंगे, सबसे पहले सतह कंफर्म करेंगे ना, तो हो गया सतह ऐसे कंफर्म करेंगे और इस सतह पर अभिलंब डालेंगे ना, तो सतह पर एक अभिलंब ऐसे बनाएंगे। तो ये कौन सा कोण हुआ, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो ये परावर्तन कोण, जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए सीधे निकल जाएगी। ये ऐसे निकल जाएगी। अब देखो चाहे जितना बनाओगे ना सब ऐसे निकलेंगे अगर वो समांतर हैं तब। देखो ये भी ऐसे, ये प्रकाश की किरण गई है थोड़ा सा सीधा, देखो ये इस किरण को हम कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे ना। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अभिलंब, तो अभिलंब देखो कुछ ऐसे मुड़ा हुआ बनेगा हल्का सा। तो अब अभिलंब कह रहे हैं जी सतह ऐसे बनेगा ना, तो ये क्या हुआ, अभिलंब बनेगा। तो जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण छोटा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, छोटा बनेगा। ये भी ऐसे बन के हुए निकल जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना। अब जितना भी बनाओगे, देखो जितना भी यहाँ एक और बना दे रहे हैं, सेम वही लॉजिक काम करेगा। देखो ये कौन सी किरण है बताओ, आपतित किरण है ना। तो सब उसके बाद क्या बनाएंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे हम, सतह कंफर्म करेंगे। सतह के बाद ये हमने क्या बनाया है, अभिलंब। कुछ अभिलंब ऐसे बनेगा, ये अभिलंब बना। तो जितना आपतन कोण उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो ऐसे निकल जाएंगे। तो यहाँ से एक और चीज देखो ना, तो हमने जितनी भी प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित कराया है वो आपस में क्या है, समांतर है। तो जब प्रकाश की किरणों को हम समांतर आपतित कराते हैं तो एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हुए प्रतीत होती है, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, प्रतीत नहीं होती, रियल में केंद्रित हो जाती है। तो जब देखो जब कई प्रकाश किरण हो ना, देखो आखिर ऐसा नाम देखो 1 2 3 4 5 6, हमने इसे 6 लिख लिया ना, लेकिन ऐसे क्या होती है, मिलियंस ऑफ प्रकाश की किरण ऐसे एक ही साथ आती हैं। तो जब प्रकाश की किरण जब बहुत ज्यादा प्रकाश की किरण आती है तो उसी को हम प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश किरण पुंज मतलब कि प्रकाश की किरणों का गुच्छा समझ लो ऐसे, हाँ किरणों का समूह समझ लो, प्रकाश किरणों और प्रकाश किरण पुंज। पुंज ये प्रकाश की किरणों का समूह, ये बहुत ज्यादा प्रकाश जब होती है तो इसको बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरणों का समूह। प्रकाश किरण पुंज हो गया।
तो यहाँ पर देखो, जब हम समांतर प्रकाश के किरण पुंज को किसी भी अवतल दर्पण पर आपतित करा रहे हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज को अवतल दर्पण पर आपतित करा रहे हैं, तो एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जा रही है ना, तो इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को ही इस दर्पण का फोकस बोलते हैं। इस बिंदु को इस दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ओके, अब जैसे यहां पर हुआ ना सेम वैसे यहां पर भी होता है, देखो कैसे। अच्छा, इसका ये क्या होगा, सेंटर ही केंद्र होगा ना, इसकी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलेंगे। चाहे वो देखो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम काम करेगा। तो ये भी, ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण करिए, इसका नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र, नहीं वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र, इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, इसका द्वारा किया मन से हम अच्छे से बना दे रही है ये। अब कंफर्म हुआ, ये डॉटेड हमने बनाया ना कि हाँ तुमको लगे कि हाँ ये किसी खोखले गोले से ही काट के निकाला गया, ठीक है। मेनली दर्पण यहीं से है, यम1 से यम2 तक ही है। क्या, हाँ यही द्वार है, हो गया। हाँ तो परावर्तन तो होगा इतने भाग से भाई, हम ऊपर से प्रकाश की किरण को डालेंगे ना। किधर, द्वारक उधर बोले हैं जी हम। द्वारक मतलब क्या, दर्पण का वह भाग जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए। तो इतने भाग देखो, जितने भाग से, तो यहाँ भाग है यहाँ भाग है, इसका मतलब ये क्या, द्वारक बन गया। और क्या, द्वारक मतलब रास्ता होता है, तो जितना बड़ा ये रास्ता है, पूरा का रास्ता ही पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। अच्छा, तो परावर्तन कहाँ से होगा, जहां से कलई, जहां तक कलई की रहेगी वहीं से तो परावर्तन होगा ना, उसके पहले तो होगा नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको हम द्वारक बोलते हैं, जितना भाग ही पूरा, इस टोटल भाग को हम प्रकाश का इसका दर्पण का द्वारक बोल रहे हैं। तुम ये देखो, अच्छा देखो ये बात, हम प्रकाश की किरण को इधर से नहीं डाल रहे हैं ना, हम प्रकाश की किरण को इधर से डाल रहे हैं। अगर तुम यहाँ भी प्रकाश की किरण टकराएगी तो यहाँ से परावर्तित होगी, और यहाँ भी टकराएगी तो यहाँ से भी परावर्तित होगी, यहाँ से टकराएगी तो भी परावर्तित होगी। तो दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस पूरे भाग को ही हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्पण बनाया हुआ है, तो यही तो इसका दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अभी नहीं समझे आप, कंफ्यूजन कहाँ पर है बताइए आप तो है यार। नहीं, ये खोखला गोला है, भरा नहीं, ऐसे काटोगे तो यहाँ से ऐसे एक लाइन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। खोखला गोला, खोखला खोखड़ू ना देखे हो, उसको काटोगे तो क्या बीच से कोई पार्ट मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा ना, वो तो खाली रहता अंदर ना, तो खाली नहीं मिलेगी। इतने इस पूरे भाग को मतलब इतना शांति कंफ्यूज है। देखो यही पूरा दर्पण का द्वारक है जी। दर्पण जितना बड़ा होता है उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बस ये समझो, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं इसका। देखो अब यहाँ भी प्रकाश की किरण ऐसे हम डाल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये। तो अब यहाँ भी क्या कंफर्म करेंगे, सतह कंफर्म करेंगे ना जी। हो गया सतह, तो इस पर लंब कैसे डालेगा, बिल्कुल अभिलंब ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे बाहर निकल जाएंगे थोड़ा सा। ओके, देखो यहाँ समझ पा रहे हो ना कि जो आपतन कोण है वही क्या है, जो आपतन कोण है वही परावर्तन कोण है। जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण है और ये क्या है, ये परावर्तन कोण है। ऐसे निकल जाएंगे। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा ना कि हम इधर से आ रही हैं। ये अब चाहे यहाँ से ही बना देते हैं कोई। ये सबसे पहले हम क्या कंफर्म करेंगे, इसका सतह कंफर्म करेंगे, ये सतह इसका। तो ये हो गया अभिलंब इस पर। ओके, तो यहाँ से ये
हालांकि थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसे समझाएंगे। फिर कोई एक प्रकाश की किरण डाल रहे हैं इसमें, ये समझ रहे हो ना चीज़ें, कोई उतना पहले की तरह नहीं बता पा रहे हैं इसको। बता पाने का मतलब है कि पहले की तरह नहीं बताना कि एकदम जैसे पहले बता रहे थे। अब तो ये समझ रहे हो ना चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो बस उसे बना दे रहे हैं जल्दी से। ये है अविलंब। देखो आपतन कोण है तो परावर्तन कोण बिल्कुल ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसे निकल जाएगा। इसको हम पीछे को इस पर देखो अभिलंब बिल्कुल सीधा बन रहा है, हल्का सा टेढ़ा है, तो ये बिल्कुल अभिलंब ऐसे बनेगा। तो जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ये हो रहा है। बस इतनी 4 किरणों से काम चलाते हैं। देखो जब हमने अवतल दर्पण पर समांतर प्रकाश की किरण पुंज को आपतित कराया है, तो वो समांतर प्रकाश की किरण सभी क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जा रही है ना, एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, केंद्रित हो जा रही है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण पे समांतर प्रकाश किरण पुंज को समांतर आपतित करा रहे हैं, तो वो परावर्तन के बाद क्या हो रही है, बिखर जा रही है ना। और बिखरने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ पर खड़े होकर के देखें, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ही बिंदु से क्या हो रही है, इस बिंदु से आ रही है सभी प्रकाश की किरण। हमें सभी परावर्तित प्रकाश की किरण है, सभी परावर्तित प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत होता है वो कि किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वास्तव में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, और यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती ही प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण अंदर तो नहीं जा रही है ना, परावर्तन के बाद लौट जा रही है वापस, परावर्तन के बाद वापस लौट जा रही है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी इस दर्पण का हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। समझ पा रहे हो। तो इसके बारे में कहा रहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण जब समांतर प्रकाश की किरण पुंज किसी गोली दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को फोकस बोलते हैं। और इस बिंदु से ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, इस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो पहला हो गया फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और पांचवा है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। फोकस को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां भी स्मॉल एफ लिखा रहे तो समझ जाओ कि फोकस दूरी है, और फोकस क्या है, फोकस एक बिंदु होता है। और ये फोकस, अगर हम फोकस पर एक लंबवत ऐसे एक कोई लाइन बना दें, तल बनाएं, फोकस पर एक ऐसे हम लंबवत को एक लाइन ऐसे बना देते हैं, एक तल मान लो ऐसे हम रख देते हैं, इसी तल को हम बोलते हैं फोकस तल। हालांकि कभी रेंडमली पूछ सकता है, ऐसे कभी आगे भी तो कंफ्यूज नहीं होंगे। फोकस तल, तो ऐसा समझो फोकस तल क्या है, फोकस तल इसे हम फोकल प्लेन बोलते हैं हिंदी में, फोकल प्लेन। हाँ फोकल प्लेन बोलते हैं, फोकस तल को फोकल प्लेन बोलते हैं। तो फोकस तल क्या है, फोकस तल फोकस पर एक लंबवत तल होता है। बस ऐसे याद रखना कि फोकस पर क्या होता है, एक लंबवत तल होता है। फोकस पर स्थित लंबवत तल, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। देखो चाहे उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, दोनों दर्पणों में फोकस तल बनेगा, कन्फर्म है। तो वो ज्यादातर मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने देखा था एक बार क्लास 10 में से फोकस तल दिया था, तो हमने बता दिया। हालांकि इसका कहीं यूज नहीं कह रहा था फोकस तल का, सुन पा रहे हो। और एक चीज हमने फोकस दूरी देखा, फोकस दूरी किसे बोलते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। उसी तरह से वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र समझ पा रहे हो ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनी दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ भाई, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। तो ऐसा भी देखो हम आगे प्रूव करेंगे भी कि जो कैपिटल आर होता है ना, वो फोकस का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है। हाँ, यही बताएंगे आगे, छोड़ो उसको प्रूव करके दिखाएंगे, अभी नहीं। ओके, तो देखो एक चीज़, हाँ फोकस भी तो हो गया, कन्फर्म हो गया, और कोई चीज़ नहीं बच रही ना इसमें। तो फोकस हमने देख लिया, ध्रुव देख लिया, वक्रता केंद्र, द्वारक भी तो हो लिखे हैं सही। एक बार फिर से देख लो, द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक ये समझना कि दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ध्रुव किसे बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, हाँ, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? जब समांतर प्रकाश किरण पुंज किसी गोली दर्पण पर टकराती है और टकराने या फिर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को इस दर्पण का, वस्तु का नहीं, उस बिंदु को इस दर्पण का क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और फोकस दूरी किसे बोलते हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस तल किसे बोलते हैं? फोकस पर बना एक लंबवत तल, फोकस पर स्थित लंबवत तल, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। या फिर ऐसे कह सकते हो कि खोखला गोला, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दोनों तुम कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या फिर गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके केंद्र नहीं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसा होता है। देखो अब ये देखो, अवतल दर्पण की विशेषता क्या? अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर दे रहा है ना, इसी वजह से अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसको देखो, ये प्रकाश की किरणों को बिखेर रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है, दूर दूर फैला रहा है, तो इसे हम, हाँ, अपसारी दर्पण बोलते हैं। अपसारी दर्पण, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अपसारी, और इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण की जो अभिसारी और अपसारी प्रकृति होती है वो इसी पर निर्भर करती है। तो यहाँ हमने इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के ये चीज़ इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता लगे कि अब अगर कभी सोचो एक बार, तो हमने ये सुना होता ना कि ऐसे प्रकाश, ऐसे कोई दर्पण है तो प्रकाश, ये दर्पण है, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। तो आखिर केंद्रित क्यों हो रही है बताओ? यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने दिखा ना केंद्रित, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो रहा है। देखो, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण होना चाहिए, तो आपतन कोण ऑटोमेटिक परावर्तन कोण के बराबर है, तो ये किरणें आपस में जाकर के ही मिल जा रही है। तो यहाँ से प्रूफ है कि हाँ, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को केंद्रित क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश, जब हम हर बिंदु पर, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है, हम हर एक बिंदु पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लगाए हैं, और परावर्तन के नियम से हमें सिद्ध हो पा रहा है कि हाँ, इसका फोकस यहाँ बनता है। समझ पा रहे? उसी तरह से इसका भी यहाँ फोकस बनता है। तो ये रीजन किस वजह से होता है? ये रीजन परावर्तन से ही होता है। जहाँ दर्पण है वहाँ परावर्तन के नियम लगाओगे, जो भी कंफ्यूजन रहेगा सब खत्म हो जाएगा। बिना परावर्तन के हम किसी भी प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत माना जाएगा। समझ पा रहे हो? नोट कर लो। अगर हेडिंग डालना चाहो तो गोली दर्पण ऐसे लिख लो, गोली दर्पण की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति।
मतलब इसको अभिसारी और अपसारी क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं ना। अगर ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित नहीं करता तो इसको हम अवतल दर्पण नहीं बोलते, इसको हम अभिसारी दर्पण नहीं बोलते। और ये प्रकाश की किरणों को बिखेरता नहीं तो इसको हम उत्तल दर्पण या फिर अपसारी दर्पण नहीं बोलते। नोट कर लो। हाँ नहीं, परावर्तन होगा। परावर्तन नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल शीशा तो भी परावर्तन होगा, लेकिन अधिकांश भाग परावर्तन होगा, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, जैसे मान लो कि हमने शीशा रखा हुआ है तो पीछे कुछ डस्ट पार्टिकल इसके लगे होते हैं ना, और वो इतना फिसलनदार, इतना चमकीला होता है कि वहां से परावर्तन हो जाता है। लेकिन कुछ भाग परावर्तन होता है, जैसे मतलब कि 100% में 10% ऐसा होता है, या तो सब उससे अपवर्तित हो जाती है प्रकाश की किरण। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना कि जब दर्पण है, हमने कलई किया, उसके बावजूद भी यहाँ परावर्तन 100% नहीं होता है। उसी तरह से अपवर्तन में भी 100% अपवर्तन नहीं होता है, कुछ प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। समझ पा रहे हैं? उससे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं दिखा देगा साफ, नहीं साफ नहीं दिखा देगा उसे उतना साफ नहीं दिखा देगा जितना साफ इससे दिखा देगा आपको। वो जो सिंपल, अगर हम लाल ऑक्साइड से कलई करेंगे तो पारा तथा लाल ऑक्साइड से कलई करेंगे इससे। देखो इसमें एक चीज हमने नहीं बताना, वो है मुख्य अक्ष। बोलो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे बताओ? मुख्य अक्ष की बहुत परिभाषा है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसे अंग्रेजी भाषा में। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष बस ये समझ लो कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को क्या बोलते हैं? उसी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। या फिर ऐसे कह लो कि फोकस तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव करें, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव तथा फोकस को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। या फिर कह लो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखो हमने रेखा कह रहे हैं, ठीक है ना, रेखा खंड नहीं करें, तो रेखा बिल्कुल आगे तक जा सकती है ना, वो बिल्कुल आगे तक जहां मन करे वहां तक बढ़ा सकते हैं, पीछे भी जहां मन वहां तक बढ़ा सकते हैं। आखिर ये रेखा है तो आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ सकती है। अवतल दर्पण ऐसे बनता है। अवतल दर्पण ये क्या है? मुख्य अक्ष है ना, और ये क्या है? ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता। जो हमने एक बार बताया था ना, उसी को फिर से बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो हम रिवीजन करवा रहे थे ना ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाना है कि किस तरह से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अगर हम इसके सामने खड़ा होंगे तो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, वो डिपेंड करता है हमारी स्थिति पर कि हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो हम स्थिति की बात करें तो इसमें इस दर्पण के सामने कितने पोजीशन है कि जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं? टोटल 6 पोजीशन है ना। पहला पोजीशन कहां पर है? अनंत पर। ये अनंत पर पहला पोजीशन है, अनंत पर पहला पोजीशन है, अनंत पर। दूसरा पोजीशन कहां है? दूसरा पोजीशन है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, चाहे आप एक जगह रख सकते हैं, ये है। और तीसरा है कहां पर रखेंगे हम? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। और अगर हम देखिए पांचवा तो कहाँ है? फोकस पर भी रख सकते हैं ना। और छठवां कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच में। सातवां क्या हो सकता है? कुछ नहीं। जैसे ध्रुव पर रखने का मतलब है कि दर्पण के अंदर ही रख दे रहे हो, तो वो नहीं है ध्रुव। अच्छा एक चीज तुम सुनो, एक चीज सोचना घर पे कि दर्पण में अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? दर्पण में अपवर्तन होता है? सोच के आना, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब जगह लगा के आना, देखते हैं तुम बता पा। हाँ नहीं, कलई किया रही हम भाई। अच्छा बताओ, बिना कलई के हम दर्पण बोलेंगे जी? जब कलई करेंगे तभी तो दर्पण बोलेंगे ना। तो हमने कलई किया हुआ है, बताओ इसमें अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचो। नहीं, तुम जो बता रहे हो गलत है। होता है, हम कहें होता है। अरे भाई हम कह रहे हैं ना होता है, बस तो तुम जाके पूछ के आना अपने क्या कहते हैं, सोच के आना पूछना।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो इसमें टोटल क्या है, 4 नियम। अच्छा जो ये नियम होते हैं ना, ये नियम ऑब्जर्व किए गए, ये कहीं से आते नहीं है, समझ रहे हो। ये नियम 4 कंडीशंस हैं, उन 4 कंडीशन को ऑब्जर्व किया गया है और उन्हीं को नियम कह दिया गया कि हाँ ये दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम हो गए हैं। तो देखो अवतल दर्पण है तो हम 4 बार ऐसे अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण ऐसे ही होता है ना जी। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये है फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ध्रुव। क्या हुआ, तुम यार धीरे धीरे कितनी बार कहे मत बोला करो। ये है ध्रुव, ये फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। देखो पहला नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। देखो यहां से फोकस की ना एक और परिभाषा बताई जाती है कि फोकस क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तित हो करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस दर्पण का फोकस कहते हैं। ये भी परिभाषा हो जाता है इसमें। तो पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, गुजरेगी। पहला नियम यह है। दूसरा नियम इसी का उल्टा होता है। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला जो नियम है उसी का दूसरा उल्टा है। दूसरा नियम, पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। दूसरा है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है, फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो बिना मुड़े सीधे क्या होती है, निकल जाती है। अब ये भी देखो तरीका क्या, क्यों ऐसा होता है, सोचो क्यों प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से क्यों चली आती है, क्यों, सोचना। और चौथा नियम ना परावर्तन का ही होता है कि जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो चौथा नियम तुम सब जगह लगा सकते हो। जब इन तीनों में से कोई भी नियम काम नहीं करता है तो हम चौथा नियम लगाते हैं, समझ पा रहे हो। तो हम फोर्थ वाला नियम लगाते हैं कि परावर्तन के नियम, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, उस हिसाब से बन जाएगा। और ये तीनों कंडीशन है एक अवतल दर्पण की, कि अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर है तो परावर्तन के पश्चात फोकस हो जाएगी, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। और तीसरा है अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में पुनः उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाती है, उसी पथ से पुनः वापस लौट जाती है। मिस्टर चंदन मैथ के स्टूडेंट हो ना, सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। ये चारों नियम याद रहेगा जी, मिला दिया ना। अरे एक मिनट, बना लो पहले बना लो तुम लोग ना, लिखना भी तो है। हाँ जल्दी बनाओ, 4 नियम है तुम्हारे पास।
देखो अभी चीज़ें आसान है, इस वजह से तुमको बहुत आसान लग रहा है ना इसमें। अभी धीरे धीरे लगभग 1 दिन और, बस जैसे ही प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बनने के तुरंत बाद चीज़ें तब आएंगी, मतलब तब आएगा पढ़ने में और मज़ा, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। अभी तो वो चीज़ें हैं जो 10 में पढ़ाई जाती हैं ऑलरेडी।